अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला, और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात अक़दसा पर। दोस्तों, आज का हमारा मौजू एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो ज़माना कदीम से इंसानों में चली आ रही है, और एक सर्वे के मुताबिक, CDC के मुताबिक, हर साल तकरीबन 35 से 50 लाख केसेस इस बीमारी के रिपोर्ट होते हैं, और जिनमें से तकरीबन 1 से 1.25 लाख इंसान अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा इशारा मलेरिया बुखार की तरफ है, और आज की इस वीडियो में हम मलेरिया के बारे में सुनेंगे कि मलेरिया क्या है, किस तरह होता है, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में पाया जाता है, इसकी बुनियादी बेसिक्स सिम्टम्स क्या क्या हैं, हम किस तरह इस बीमारी, इस बुखार से बच सकते हैं, और आखिरी में इसका इलाज भी हम सुनेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। व्हाट इज़ मलेरिया? मलेरिया क्या है? दोस्तों, मलेरिया लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो 2 लातीनी लफ्ज़ों मेल और एरिया पर मुश्तमिल है। मल का मतलब गंदगी, रुका हुआ पानी, झोड़ों और तालाबों के हैं, और एरिया का मतलब इलाका है। यानी ये बीमारी, ये बुखार उन इलाकों में पाया जाता है, उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पानी कई कई दिनों तक तालाबों की शक्ल में, झोड़ों की सूरत में रुका हुआ रहता है, और वहाँ पर गंदगी की सूरत में मच्छर अफजाइश पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मलेरिया बुखार मच्छरों की वजह से फैलता है, और मलेरिया ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है। ये आम तौर पर मुतासरा एनोफिलिस मच्छर, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस के काटने से होती है। जब ये मच्छर यानी फीमेल मॉस्किटो इंसान को काटता है तो प्लाज्मोडियम, जो कि इसके सलाइवा में मौजूद होता है, खून के ज़रिए इंसान के जिस्म में मुंतकिल कर देता है। ये प्लाज्मोडियम इंसान के जिगर में मुंतकिल हो जाता है, और 2 से 3 दिन तक जिगर में रहकर अपनी अफजाइश, अपनी ग्रोथ को रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी ग्रोथ में 2-3 गुना तक इजाफा कर देता है। जब इन प्लाज्मोडियम्स, जो मुख्तलिफ सूरत में, मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, जिगर में अफजाइश पा लेते हैं, तो फिर जिगर से निकलकर ये प्लाज्मोडियम्स जरासीम्स, इन्फेक्शंस, पैरासाइट्स, RBCs को इन्फेक्ट करते हैं। फिर RBCs के बाद ये स्प्लीन, तिल्ली में मुंतकिल होते हैं, और तिल्ली को भी इन्फेक्ट करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता ये प्लाज्मोडियम्स जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर करते हैं, और ये मलेरिया बुखार उमूमन हमारी कुर्रे अर्ज़ के उन ममालिक में पाया जाता है जहाँ का दर्जा हरारत निस्बतन गर्म रहता है। इन ममालिक में सब अफ्रीकन ममालिक, लैटिन अमेरिकन ममालिक, सब सहारा रीजन्स, साउथ ईस्ट एशियन ममालिक, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ममालिक सर फहरिस्त हैं। इन ममालिक में जिनका दर्जा हरारत निस्बतन गर्म रहता है, गर्म ममालिक कहलाते हैं, और जहां बारिश का सीज़न होता है वहां उमूमन ये बीमारी यानी मलेरिया बुखार कसरत से पाया जाता है। दोस्तों, मलेरिया बुखार मादा मच्छर फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। यह मच्छर उमूमन शाम के वक्त या रात के वक्त अंधेरे में इंसानों को काटती हैं, और ये मच्छर
जिसामत यानी साइज़ के हिसाब से आम मच्छरों की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है और इसके जिस्म पर वाइट स्पॉट्स यानी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये मच्छर उमूमन गंदे पानी में स्टेगनेंट वाटर्स और ताज़े पानी दोनों में ग्रोथ करते हैं और अपनी नस्ल को वहाँ पे बढ़ाते हैं। बारिश का मौसम इनका फेवरेट मौसम होता है, यानी बारिश के मौसम के बाद इनकी अफजाइश में खातिर ख्वाह इजाफा होता है, यानी ये अपनी नस्ल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। और इन मच्छर्स के सलाइवास गट रीजन्स में प्लाज्मोडियम नामी एक पैरासाइट मौजूद होता है जो कि असल मलेरिया का बाइस बनता है। यानी मलेरिया की बेसिक्स वजह ये प्लाज्मोडियम नामी जरासीम होता है। इसकी मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। 5 किस्म के प्लाज्मोडियम्स पाए जाते हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपियरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम नोलेसी शामिल है। ये 5 किस्म के प्लाज्मोडियम्स हैं। पूरे वर्ल्ड में मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ इक़साम के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। इन 5 में से यानी ये 5 ही बेसिक्स मलेरिया बुखार का बाइस बनते हैं। और इन 5 में से भी जो 2 सरे फहरिस्त हैं, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपियरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, 80% केसेस इन 2 प्लाज्मोडियम के बाइस ही रिकॉर्ड होते हैं। यानी कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज़्यादातर प्लाज्मोडियम फैल्सीपियरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ही रिकॉर्ड में आते हैं। ये बुखार उन इलाकों में होता है जहाँ लोगों की इम्यूनिटी पावर थोड़ी निस्बतन कमज़ोर होती है, और फिर जब ये बुखार होता है इन्फेक्ट कर देता है हमारे जिगर को, हमारे RBCs को, तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी मुख्तलिफ सिम्टम्स, अलामत, साइंस क्रिएट करती है जो हमें नमूदार होती है हमारी बॉडी के बाहर। इनमें बेसिक्स इब्तदाई अलामत सुस्ती, भूख की कमी, थकावट, अंगड़ाइयाँ और काहिली वगैरह पाई जाती हैं। ये इसकी बेसिक्स जब बुखार नया शुरू हुआ होता है तब की अलामत है। जब बुखार अपना ज़ोर पकड़ लेता है, जब ये बीमारी अपना ज़ोर पकड़ लेती है, तो उम्मूमन इसकी 3 अलामत पाई जाती हैं जो कि बेसिक सिम्टम्स मलेरिया की कहलाती हैं। मलेरिया बुखार की बेसिक सिम्टम्स होती हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 सर्दी, चिल्स, शिवरिंग। मरीज़ बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करता है, हालांकि मौसम गर्म होता है, मगर वो अपने आप को कपकपाहट सर्दी महसूस करता है। अपने आप को ढांप कर कंबल में लपेट कर रखना पसंद करता है, यानी उसे निस्बतन ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। नंबर 2 सर्दी के बाद बुखार। मरीज़ को सर्दी के बाद अचानक तेज़ बुखार हो जाता है जो कि उमूमन 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जब ये दोनों स्टेज यानी सर्दी और बुखार कुछ वक्त तक रहते हैं तो इसके बाद बुखार का जोर टूट जाता है और मरीज़ को बकसरत यानी बहुत पसीना आता है, मरीज़ पसीने से तर हो जाता है। ये 3 स्टेज जो किसी मरीज़ में पाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले सर्दी, फिर बुखार, फिर पसीना, तो ये मलेरिया की बेसिक्स अलामात में काउंट होते हैं। मलेरिया सर्दी के दर्जे में जब पेशेंट को सर्दी महसूस हो रही होती है तो उसमें सुस्ती, काहली और जिस्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनमें पेन्स होता है, झाड़ा लगता है और तमाम जिस्म कांपता है। जब सर्दी का लर्ज़े का शिद्दत हो तो मरीज़ के दांत भी बजने लगते हैं। बाज़ मरीज़ों को इतनी शदीद सर्दी लगती है कि इनके नाखून और होंठ नीले पड़ जाते हैं और अंदरूनी औज़ा यानी इंटरनल ऑर्गन्स में खून कसरत जमा हो जाता है, जिसके बाइस मरीज़ को सर दर्द या सर में बोझ मालूम होता है। दोस्तों, अक्सर मरीज़ों में तो ये तीनों सिम्टम्स यानी तीनों बेसिक सिम्टम्स जो कि मलेरिया बुखार के होते हैं, यानी सर्दी, बुखार और पसीना,
वाज़े तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ मरीज़ों में सर्दी तो लगती है और बुखार हो जाता है और पसीना नहीं आता, और पसीना आए बगैर बुखार उतर जाता है। और बाज़ मरीज़ों को सिर्फ सर्दी लगती है और गर्मी और पसीने की नौबत भी नहीं आती और बुखार उतर जाता है। बाज़ मरीज़ों को वोमिट्स यानी उल्टियाँ आती हैं और बाज़ को नहीं आती। बाज़ मरीज़ों को सख्त बेचैनी होती है और बार बार करवट बदलते और घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन बरक्स इसके बाज़ मरीज़ चुपचाप पड़े रहते हैं। वो हिलना जुलना और बोलना चालना पसंद नहीं करते। बाज़ मरीज़ों को बुखार चढ़ने के कबल मोशंस यानी डायरिया हो जाते हैं और बाज़ को सख्त कब्ज़ हो जाती है। लेकिन कब्ज़ की शिकायत उमूमन तकरीबन मरीज़ों को हुआ करती है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मलेरिया बुखार मच्छरों के काटने से होता है, फीमेल मॉस्किटोज़ एनोफिलीज़ के काटने से होता है। 5 किस्म के जरासीम प्लाज्मोडियम्स की 5 इकसाम होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म से पाए जाते हैं, और ये मच्छर उमूमन गंदगी स्टेगनेंट वाटर्स में परवरिश पाते हैं, ग्रोथ पाते हैं। तो अगर हम इस बुखार से, इस तकलीफ़ से बचना चाहते हैं, अपने आप को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने घर वालों को इस बुखार से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें इसके प्रिवेंशन से कुछ प्रिवेंशन है, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम इख्तियार करके, एडॉप्ट करके इन बुखार से, इन मच्छरों से परहेज़ बच सकते हैं। इन एहतियाती तदाबीर में हमें मच्छरों, मेन चीज़ मच्छर होता है, क्योंकि ये बीमारी मच्छरों से फैलती है, इसलिए मच्छरों से बचने के तमाम ज़राए इख्तियार करने चाहिए। पर्दों, मच्छरदानी और मॉस्किटो टेंट्स में हमें सोना चाहिए। तालाबों, झोड़ों और गंदे पानियों में मच्छर बढ़ते और पलते हैं यानी ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तालाबों, झोड़ों और गंदे पानियों में मच्छर की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, और मलेरिया के मच्छर ऐसे मच्छर होते हैं जो कि ना सिर्फ गंदे पानी बल्कि ताज़े पानी में भी ग्रोथ करते हैं। इसलिए जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, हमारे स्विमिंग पूल्स हैं, हमारे प्लांट्स की क्यारियाँ हैं, गार्डन्स हैं, हमारे घरों में जहाँ पानी स्टोर्स होता है, हमें इन तमाम हिस्सों को साफ़ रखना चाहिए। ताज़ा पानी डालकर गंदे पानी को निकाल देना चाहिए जहाँ पे सीवरेज की हमारी लाइंस होती हैं। मलेरिया के मौसम में, जब ये बरसात का, बारिशों का मौसम होता है, जब ये मलेरिया ग्रोथ उरूज पर, पीक पर होती है, तो हमें इन तमाम जगहों पर, तमाम प्लेसेस पर जहाँ मच्छरों की ग्रोथ का इम्कान ज़्यादा होते हैं, मिट्टी का तेल जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे छिड़क देना चाहिए। मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल पानी को मच्छरों से मुबर्रा यानी पाक कर देता है। मलेरिया के मौसम में बुखार से बचने के लिए हमें पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए, और एहतियाती तदाबीर, जैसा कि आपको बताया गया कि ये बुखार उमूमन जो मच्छर होता है शाम के वक्त, रात के वक्त, नाइट मूड में इंसानों को शक करता है, बाइट करता है, तो हमें इन औकात में अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। मॉस्किटो की रिफल्स वगैरह होती हैं, मॉस्किटो पाइल्स वगैरह होती हैं, उनका इस्तेमाल बकसरत करना चाहिए। घरों में सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पर हमारा पानी खड़ा रहता है, पानी का स्टॉक होता है, हमारा पानी हम स्टोर करते हैं, घरों के अंदर है, बाहर है, तो हम देख लेना चाहिए, पानी को ढांप कर रखना चाहिए। सफाई का ख्याल ज़रूरी है। कचरा, कूड़ा करकट ना जमा रखें, उन्हें अच्छे तरीके से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए मच्छरदानी, मच्छर टेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मलेरिया बुखार से हिफाजत के लिए बेसिक प्रिवेंशंस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि गांव देहातों में जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उमूमन विलेजेस में
वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा मिक़दार में और बहुत ख़तरनाक किस्म के मच्छर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ये बीमारी नहीं होती। इसकी बुनियादी वजह उनकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिक्स एक पॉइंट जो हमें मलेरिया से बचाता है, सबसे पहले तो हमें मच्छरों से परहेज़ करना है। मच्छरों से अपने इन्वायरमेंट, माहौल को, अपने घर को बचाना है, सेफ़ रखना है। दूसरे नंबर पर जो आता है इम्यूनिटी, हमें ऐसी खुराक, ऐसी फूड्स, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अपने रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करनी है, शामिल करनी है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, ड्राई फ्रूट्स की सूरत में अवेलेबल होती हैं इन मौसम्स में। तो जो फल, जो सब्जियां इन मौसम्स में आते हैं तो हमें उनका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। जो फल, जो सब्जियां, जो फ्रूट्स बरसात के मौसम्स में, गर्मी के मौसम्स में आते हैं, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, हमें उनका इस्तेमाल निस्बतन दूसरी चीज़ों के मुकाबले में बढ़ा देना चाहिए। ये हमारे अंदर बूस्टिंग पावर्स, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे प्लेटलेट्स, इन सब की क्वालिटी को बेहतर करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फलों को, इन सब्जियों को हमें यूज़ करना चाहिए। और जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। स्पेशली इन दिनों में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम एहतियाती तौर पर इन मच्छरों से बच सकते हैं, इस जानलेवा बुखार से बच सकते हैं। और इन मच्छरों से, यानी जो मॉस्किटोस होते हैं, मलेरिया के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया की बीमारियां भी होती हैं। ये भी बड़े ख़तरनाक बुखार हैं, इनसे भी लाखों इंसान अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इन मच्छरों से परहेज़ करना चाहिए। खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, अपने मोहल्ले वालों को भी महफूज रखें और कोशिश करें सफाई का ख्याल रखें। हमारा इस्लाम हमें इसी चीज़ की तालीम देता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें कोशिश करनी चाहिए, कूड़ा करकट, कचरा है, उसे महफूज मुकामात पर फेंकना चाहिए। पानी को स्टोर नहीं रखना चाहिए, खुला पानी नहीं रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमारी सीवरेज की लाइन्स हैं हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर पानी कई दिनों तक खड़ा रहता है, बारिश के बायस उमूमन देखा जाता है पानी कई दिनों तक खड़ा रहता है, रुका हुआ रहता है, तो हमें इन पानी पर अगर मच्छर ग्रोथ करते हैं तो केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल का छिड़काव कर देना चाहिए। मिट्टी का तेल मच्छरों को किल करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। दोस्तों, हमें इन प्रिवेंशंस को इख्तियार करना चाहिए। और ये जो मालूमाती अवेयरनेस वीडियो मलेरिया बुखार के बारे में है, हमें खुद भी इसको गौर से सुनना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि ये सीज़न से हमारे बहुत सारे भाई, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे अजीज़ हैं, इस बुखार की वजह से तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो कोशिश करें, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हम इन बीमारियों के बारे में नहीं जानते, जब तक हम इनसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर सकते, हम इनसे बच नहीं सकते। तो कोशिश करनी चाहिए, इलाज भी करें और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों, ये मुख्तसर सी वीडियो मलेरिया बुखार के बारे में बनाई गई कि बुखार क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे फैलता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं। अब रही इसका इलाज। हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बेसिक्स बुनियादी तौर पर जो इलाज के तरीके अपनाए जाते हैं, एडोप्ट किए जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक अंग्रेज़ी तरीका इलाज जिसे एलोपैथिक कहा जाता है और दूसरा होम्योपैथिक। दोस्तों, दोनों तरीका इलाज में मलेरिया का इलाज, मलेरिया बुखार का इलाज पॉसिबल है, बशर्त ये कि इसकी बेसिक शर्त यही है कि आप फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, बुखार को पुराना ना करें। बाज़ मरीज़ देखने में आते हैं जिनको बुखार होता है, वो
कई कई दिनों तक सिर्फ पैरासीटामोल्स और ब्रूफिन्स वगैरह खाकर गुजारा करते हैं, उन्हें वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता है, बुखार उनका कम हो जाता है, वो पेन किलर यूज़ कर लेते हैं, कुछ टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे वक्ती तौर पर 6 घंटों के लिए, 8 घंटों के लिए, 1 दिन 2 दिन का बुखार उतर जाता है, फिर दोबारा रिपीट होता है। ये कई दिनों तक ये प्रोसेस इनका चलता है। तो दोस्तों, लोग कई कई दिनों तक बुखार को पुराना कर देते हैं। इसकी वजह यही है, तभी ये मलेरिया बुखार अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज से कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, 3 दिन का इसका प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का। 3 दिन से लेकर 5 दिन 7 दिन तक इसका ट्रीटमेंट होता है मलेरिया बुखार का। तो आप शुरू में ही अपने डॉक्टरों से रुजू कर लें, अपने कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स को दिखा दें, चेकअप करवा लें, जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवा लें, ताकि आपका बुखार इनिशियल स्टेज में ही कवर हो सके, कंट्रोल हो सके, आपको आगे कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे केसेस में बुखार इनिशियल स्टेज से कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चला जाता है, जिससे मरीज़ों को जिगर पर, उनके किडनीज़ पर, उनके दिमाग पर अटैक करता है। वहाँ पे खून का कंजेस्शन हो जाती है, जिसके बाइस बाज़ औक़ात तिल्ली भी फट सकती है। आपके गुर्दे हैं, जो आपके गुर्दे हैं, इन पर अटैक हो सकता है और आपको डायलिसिस का भी प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। सेरिब्रम एनीमिया हो सकता है, आपको फैट्स हो सकते हैं, आपको झटके आ सकते हैं। तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कोशिश करें, जब भी आपको बुखार हो, ये अलामात आपके अंदर पाई जाएं, यानी सर्दी, फिर बुखार, फिर पसीना आना। पसीना आने के बाद आपका बुखार उतर जाता है, फिर 1 दिन बाद दोबारा ये प्रोसेस शुरू होता है। सर्दी लगेगी, बुखार होगा, पसीना आएगा। ये प्रोसेस जब कंटिन्यू हो रहा हो तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। सेल्फ मेडिकेशन, यानी बहुत सारे जो हमारे भाई दोस्त हैं वो स्टोरों पर जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं और ख़ुद से ही दवाइयाँ खा रहे होते हैं। ऐसा मत करें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। ये बुखार इतना ख़तरनाक नहीं है, मगर लोग लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से, डॉक्टरों के पास जाने की सुस्ती की वजह से इस बुखार को ख़तरनाक कर देते हैं। तो कोशिश करें, जब भी आपके अंदर ये अलामत पाई जाएं, जब ये मलेरिया का सीज़न उरूज पर हो, पीक पर हो, जब बारिश का सीज़न हो, गर्मियां हो, ये मच्छर पाए जा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको जब भी बुखार हो रहा हो तो सेल्फ मेडिकेशन की बजाय डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और ये वीडियो जो मलेरिया बुखार के मुताल्लिक़ अवेयरनेस है, मालूमात है, जिसे आप खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, ताकि लोगों को इस बुखार के बारे में अवेयरनेस, आगाही मिल जाए। शुक्रिया। तो आखिर में दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उससे आपको अवेयरनेस, मालूमात हासिल हुई हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाजमी शेयर करें, ताकि सदका जारिया की नीयत से इसे शेयर करें, ताकि हमारे पूरे इन्वायरमेंट माहौल में, हमारी सोसाइटी में ये अवेयरनेस आम हो जाए। और आपकी यही मोहब्बत और यही मोहब्बत भरे कमेंट्स हमें मिलते रहे, तो इंशाल्लाह हम मलेरिया बुखार के बारे में जो उसकी ट्रीटमेंट है, आसान ट्रीटमेंट, कोई इसकी ज़्यादा वो परहेज़ नहीं है, कोई ज़्यादा इसकी हैवी मेडिकेशंस नहीं है। हम आसान ट्रीटमेंट इसका एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक भी और कुछ घरेलू टोटके हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।